नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सत्येंद्र जैन के बाद आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने आखिरकार शिकंजा कस ही दिया। आबकारी नीति पर करीब साल भर तक कई जांच और छापों के बाद सीबीआई ने कल 8 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की और उसके बाद इस आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया कि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे। आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इस बीच आज कोर्ट में पेश किए जाने से पहले आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की ओर मार्च किया। इस दौरान भारी पुलिस बल वहां तैनात था। गुस्साए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ काफी जगह जोर आजमाइश भी हुई। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके दफ्तर के अंदर घुसकर कार्यकर्ताओं को मारा और हिरासत में लिया। उधर 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजे जाने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई और मनीष सिसोदिया के वकीलों के बीच करीब घंटे भर जिरह चली। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कई दलीलें पेश की। जैसे उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। सिसोदिया के कंप्यूटर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक ड्राफ्ट नोट मिला है। इस नोट के मुताबिक होलसेल लाइसेंस वालों का कमीशन 5% से 12% किया गया। ये वो लिकर पॉलिसी थी, शराब की नीति, तो उससे जुड़े हुए सवाल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 100 करोड़ से 500 करोड़ किया गया। कानून के जानकारों की राय हटाई गई। लेकिन उधर मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से क्या कहा गया, आपको वो बता दें। उनका कहना है कि आबकारी नीति को लागू करने से पहले उपराज्यपाल से चर्चा हुई और मंजूरी ली गई। केवल मंजूरी ही नहीं ली गई, बल्कि उपराज्यपाल और उनकी एक्सपर्ट टीम ने इस मामले में जो सुझाव दिए थे उन्हें भी नीति में शामिल किया गया। जब इतनी चर्चा हुई तो साजिश की बात कहां से आ गई। इस जिरह के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में शामिल बताया। उधर कई विपक्षी दल आम आदमी पार्टी समर्थन में भी उतर गए। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कदम ने पूरे देश को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि जब आप इस तरह की तानाशाही करते हो, जब जब किसी तानाशाह का अत्याचार बढ़ा है, उस तानाशाही के अंत की शुरुआत वहीं से हुई है। अगर हम लोग वास्तव में कानून का सम्मान करते हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त कारण होंगे उनको अरेस्ट करने के। उसको अगर अरेस्ट करना होता पहले ही दिन, कोई उनका कोई दूसरा एजेंडा होता तो वो पहले ही दिन कर लेते। उन्होंने इतने महीनों तक इन्वेस्टिगेशन किया है। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जो प्रमुख लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, आपको वो बता दें। विजय नायर, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। समीर महेंद्रू, आप शराब विक्रेता थे। बुची बाबू बीआरएस के नेता हैं। के कविता के पूर्व सीए थे। राघवन वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे हैं। और अब मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ। आम आदमी पार्टी ने शराब नीति क्यों वापस ली, ऐसा बीजेपी का कहना है। उस पर आम आदमी पार्टी कहती है शराब नीति एलजी ने वापस ली, हमने नहीं। शराब लाइसेंस से आम आदमी पार्टी ने पैसे बनाए हैं, ये बीजेपी का आरोप है। तो आम आदमी पार्टी कहती है अगर 10,000 करोड़ का घोटाला तो पैसे कहां हैं, पैसे होने चाहिए ना। फिर बीजेपी कहती है शिक्षा मंत्री नहीं, शराब मंत्री हैं सिसोदिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सिसोदिया को उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।
हम आपको ये भी बता दें, इससे पहले कि ये कार्रवाई आगे ले जाएं, तो वो भले ही शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन वो आबकारी मंत्री भी थे। फिर आइए और आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है नाटक करना छोड़ो, सीबीआई के सवालों का जवाब दो। तो आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल से डरी बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इस वजह से ये सब कर रही है। अब सवाल यह है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 2024 में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या हासिल करने की कोशिश करेंगे, ये एक बड़ी बात है। तो आइए ये जो त्रिकोण बन रहा है इन तीनों दलों का, उसके आधार पर आपसे कुछ बात साझा करते हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी में 2024 की क्या तैयारी दिखती है? तो सबसे पहले इस त्रिकोण में सबसे ऊपर आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनके नेता की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से समर्थन जुटाने की अब कोशिश में आम आदमी पार्टी जुड़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बीजेपी का भले ही नारा हो आपदा में अवसर, लेकिन आज पूरे दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये होता हुआ दिखाई। दूसरी बात, गैर कांग्रेसी विपक्ष का समर्थन। कांग्रेस की तरफ से उस तरीके का समर्थन नहीं आया आम आदमी पार्टी के लिए जितना और बाकी गैर कांग्रेसी जो विपक्ष दल हैं उनकी तरफ से जो ट्वीट आए या बयान आए, वो सब देखने को। तीसरी बात, विपक्षी एकता दिखाने की एक कोशिश की जा रही है। यहां कितनी कामयाब होगी नहीं मालूम। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में मुख्य विपक्ष बनने की एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आप देखिए ये बयान भी दिया गया विपक्ष की तौर से ही दिया गया कि दिल्ली में 7 भले ही सांसद बीजेपी के हों, लेकिन इस बार जिस तरीके से यहां पर ये मैदान बन गया है जंग का, 2024 में शायद आम आदमी पार्टी उस दिशा में जा रही है। और दूसरी बात, विरोध प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, ताकि देश भर में इसका लाभ या दूसरे राज्यों में भी इसका लाभ उठाने का मौका आम आदमी पार्टी को मिले राजनीतिक रूप से। तो ये तो हो गई राजनीतिक रणनीति इस अरेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। विपक्षी एकता के खरगे के बयान के बाद एक मिला जुला संकेत आया है कांग्रेस पार्टी से। क्यों हम ये चीज कह रहे हैं? अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने कहा कि सब एक हो जाओ, सब हम लोग एक साथ हो जाएं, थर्ड फ्रंट ना बनाएं, सब हम लोग एक साथ रहें। लेकिन इसके बाद दिल्ली कांग्रेस के नेता जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसका आपने समर्थन कर दिया। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने लेकिन चुप्पी साध ली, और अगर ट्वीट किया भी जैसे जयराम रमेश वगैरह ने किया, तो उसमें उन्होंने एक नपी तुली सहमी सी लाइन ली जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं था। गुजरात में हार के बाद कांग्रेस ने दरअसल आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। लगातार वो कहते हैं कि हर जगह जाकर के हमारा नुकसान करते हैं, हम क्यों इनके साथ खड़े रहें। आम आदमी पार्टी को समर्थन से अपने को नुकसान का डर कांग्रेस पार्टी को हमेशा बना हुआ है, और यही चीज देखने को मिल रही है। और इस त्रिकोण में तीसरा, भारतीय जनता पार्टी। दरअसल आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की क्या यह कोशिश तो नहीं हो रही? आम आदमी पार्टी को शराब और भ्रष्टाचार से जोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही? आम आदमी पार्टी से एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी होने की जो छाप है वो छीनने की कोशिश तो नहीं है? और इस सब के बीच में जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष बटेगा तो उसका फायदा किसको होगा? तो अगर ये छितरा हुआ विपक्ष है, कोई इससे नहीं बात कर रहा, कोई उससे नहीं बात कर रहा, और इसका संदर्भ आगे चल के बताएंगे, तो बीजेपी इसमें अपना फायदा देखती है। लेकिन विपक्षी एकता सूचकांक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद क्या है? ये जो त्रिकोण है, इसके बाद हम क्योंकि इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी की बात करें, जरा फुल फ्रेम चले जाएं ताकि आपको एक आइडिया मिले। तो कौन कौन मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में विपक्ष से खड़ा हुआ? 1, समाजवादी पार्टी, ट्वीट भी किया, रिएक्शन भी दिया। आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे, और बीआरएस, क्योंकि बीआरएस पर भी आरोप हैं तो वो भी साथ में आ गए। अखिलेश यादव जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये बोला कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता अब इसका जवाब अगले लोकसभा में भाजपा की 7 सीटों पर हरा कर देगी। फिर तेजस्वी यादव का ट्वीट आया जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख लेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी आश्चर्यजनक रही है। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं अब स्वायत्त नहीं रही हैं।
ये बात तो बोली है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, जबकि वो कांग्रेस के साथ समर्थन में है लेकिन अपना अलग दल है। तो गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल हैं वो सब यहाँ पर खड़े हुए। ये हेमंत सोरेन का ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी वहाँ लेफ्ट के नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करके समर्थन किया। तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी, उनका तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन पार्टी के राज्यसभा के जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने समर्थन दिखाया। इसके अलावा जेडीयू, टीडीपी और अन्य जो नेता हैं जो बीजेपी को छोड़ दिया है, उन्होंने सिर्फ सीबीआई, ईडी और आईटी बीजेपी के असली साथी हैं, ये उन्होंने अपने ट्वीट में बोला। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान आया है, जैसे कि आपने देखा। ये सारे वो बयान हैं जो कि लगातार सामने आए हैं। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर के बेटे केटी रामा राव, केटीआर का बयान भी आया है, जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी कायराना राजनीति करती है और मजबूत पार्टियों के नेताओं का सामना नहीं कर सकती, जो उसकी अक्षम नीतियों और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं। तो ये कमेंट आ गया केटीआर की तरफ से। तो ये तो वो लोग हैं जो कि बोल पड़े, मुखर होकर के बोले। लेकिन कुछ ऐसे भी दल हैं जो चुप रहे, और उनसे सवाल यह है कि ये चुप्पी क्यों? विपक्षी एकता अगर लानी है तो चुप रह के तो आएगी नहीं। तो चुप्पी दल में सबसे ऊपर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का समर्थन किया है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से इस मामले में अभी तक कोई मोटे तौर पर बयान नहीं आया है, चुप्पी ही साधी हुई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, लेकिन यह साफ कर दिया कि वो कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं, बल्कि मनीष सिसोदिया के वकील रहने के तौर पर यह ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मनीष जी, भगवान आपका साथ दें। गिरफ्तारी की ताकत का इस तरह बार बार घोर, भद्दे और शर्मनाक दुरुपयोग परेशान करने वाला है। सिसोदिया फ्लाइट रिस्क नहीं हो सकते। साल भर की जांच और पूछताछ के बाद गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। इतने लंबे समय बाद गिरफ्तारी, और क्यों और कैसे? अब आपको यह भी बता दें, एक ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से भी आया, लेकिन उसमें वो बात कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है और हम सब भली भांति परिचित हैं। मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया है उसमें, ना ही और कोई बयान आया। राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया, और भी आला नेताओं की तरफ से नहीं आया। अब इस सूची में और कौन लोग हैं? जेडीयू, नीतीश कुमार की ओर से कोई बयान नहीं आया। एनसीपी, शरद पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, और यह क्यों जरूरी हो जाता है हम आगे चल करके बात करेंगे। डीएमके, एमके स्टालिन की ओर से कोई बयान नहीं आया। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की ओर से इस पूरे मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोली। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की ओर से अभी तक, जब तक ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई बयान नहीं आया। दरअसल 2024 से पहले विपक्ष की एकता की बात होती है तो जानकार राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली भारत जोड़ो यात्रा की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। इस यात्रा से भी एक आपको इशारा मिलेगा, एक संकेत मिलेगा कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकता की तस्वीर क्या हो सकती है और कैसी हो सकती है। इस यात्रा में कई विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ शामिल हुए, तो कई विपक्षी दल बुलाए गए लेकिन वो आए नहीं, जबकि कई को कांग्रेस ने नहीं बुलाया। अब इस सब के बीच में जब आप पिछले ही हफ्ते ये बात बोल रहे हैं कि विपक्ष एक हो जाए, एक हो जाए, एक होकर लड़े, अपने अपने जगह मजबूती से लड़े, तो ये सारी चीजें सामने आती हैं कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन उस यात्रा में आए, जरा वो देखते हैं। सीपीआई, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी और एमएनएम। यात्रा से दूरी किन किन लोगों ने बनाई आपको वो बता दूं। किन लोगों को बुलाया गया लेकिन वो आए नहीं। 1 तृणमूल कांग्रेस, 2 आरजेडी, 3 समाजवादी पार्टी, 4 बसपा, सीपीएम, टीडीपी, और किन किन लोगों को बुलाया ही नहीं। आम आदमी पार्टी, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और अकाली दल।
अब ये सारी लिस्ट आप एक साथ देखिए, ये आपको वो लिस्ट दिखेगी और इसकी अब एक बड़ी जबरदस्त तुलना हम करने जा रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है आप अपने सामने देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी यात्रा से दूरी है। हम अब आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किन लोगों को यात्रा में बुलाया और वो आए, किन लोगों को बुलाया और वो नहीं आए, और किन लोगों को बुलाया ही नहीं। वैसे एक बात याद आई, इन दोनों शादियों का सीजन है। अगर भारत की सियासी तस्वीर को शादियों के दौरान परिवारों की सियासत से मिलाकर देखें तो कुछ जबरदस्त सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी। जैसे शादी में कोई ना कोई तो हमेशा रूठता है, अक्सर फूफा या बुआ को ये उपाधि दी जाती है, नाराज फूफा, और उनका क्या कहना होता है कि हमें कार्ड नहीं मिला, और कार्ड मिला तो उसमें विद फैमिली नहीं लिखा, अगर वो भी मिल गया तो फोन क्यों नहीं आया। चलिए ये सब हो गया तो शादी में जाने के बाद एक पुरानी डायरी निकलेगी घर के एक कोने से कि शादी में उन्होंने इतने साल पहले कितने पैसे दिए थे। 5 साल पहले 1001 रुपए दिया था तो हम भी उतने ही देंगे। ये वो भी नहीं समझते कि महंगाई दर जो है वो गिनी जानी चाहिए। ऐसे में कई बार शादियों में सरकार की आलोचना भी हो जाती है कि महंगाई कितनी बढ़ गई देखो। अच्छा, कई बार फूफा ये भूल जाते हैं कि बुजुर्ग दामाद हो गए हैं और आव भगत तो नए वालों की होगी। अब चाहे राजनीति हो या घर, नया दोस्त नए दामाद की तरह होता है, क्योंकि पुराने वाले के साथ तो इतनी गांठें हो चुकी हैं कि सब कुछ नए सिरे से तय हो, तभी गठबंधन का मजा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो अभी आप देख रहे हैं राजनीति में कि उनकी यहां पर गिरफ्तारी हुई, उस पर कौन लोग बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहे हैं, कौन नपातुला बोल रहे हैं, कौन यात्रा में आया न्योतने के बाद, कौन न्योता देने के बाद भी नहीं आया, और किन लोगों को न्योता ही नहीं गया। ये बिल्कुल शादी ब्याह का माहौल है। तो अपने घर से ये कहानी जोड़ के देखिए। लेकिन इस सब के चक्कर में जब ये बोला जाता है कि विपक्ष एक हो जाएगा और एक होकर के लड़ेगा, तो वही चीज तो नहीं होगी। आइए सुनते हैं विनोद शर्मा जो पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, उनका क्या कहना है। देखिए, बात यह है कि विपक्ष की जो यूनिटी होती है, एकता होती है, उसमें कभी कभी राष्ट्रीय स्तर पे वो एकता हो जाती है, लेकिन प्रांतीय स्तर पे नहीं होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप लेफ्ट का और कांग्रेस पार्टी का अलायंस देखें तो केरला में कभी नहीं होता उनका अलायंस। वहां पर एक दूसरे के साथ रस्साकशी करते हैं, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों पे राष्ट्रव्यापी स्तर पे उनका अलायंस हो जाता है। उसी तरह से मैं समझता हूं कि अगर मनीष सिसोदिया की अरेस्ट के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय इकाई ने उसका समर्थन किया है अरेस्ट का, तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो स्थानीय इकाई को ये अधिकार दे रहा है कि अपनी पॉलिसी बनाए और जो यहाँ पर पॉलिटिकल लाइनअप है उसके अनुसार वो समर्थन करे या विरोध करें। यहाँ मुख्य विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी का अगर कभी इलेक्शन होंगे तो वो आम आदमी पार्टी होगी और उसके बाद आप बीजेपी होगी। तो ये जो विरोधाभास है हमने परस्पर देखा है, लेकिन ये सही में विरोधाभास नहीं होता है, ये स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ये टैक्टिक्स होता है। और मैं समझता हूँ ये जो समर्थन किया गया है सीबीआई के एक्शन का वो टैक्टिकल है, लेकिन जो सीबीआई की जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये एलिगेशन है विपक्ष की, उसमें सब एग्री करते हैं। तो मैं इसमें कोई ज्यादा विरोधाभास नहीं पाता हूं, और इसका मतलब ये नहीं है कि इनका राष्ट्रव्यापी स्तर पर इनकी एकजुटता नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बात सुन लीजिए आप कि इलेक्शन से पहले 2024 के कुछ एक ऐसी पार्टीज हैं जो कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं चाहेंगी। उसमें से एक आम आदमी पार्टी भी है, फिर हो सकता है टीएमसी हो, फिर वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है वो है, और बीजू जनता दल है। तो ये लोग पहले समर्थन नहीं देंगे या इनके साथ किसी अलायंस में नहीं आएंगे, लेकिन जिस अलायंस का कांग्रेस पार्टी पार्ट है अगर उसके पास बहुमत आ जाता है, जैसा कि हमने 2004 में देखा कि समाजवादी पार्टी बाद में यूपीए के साथ आ गई, तो ये दोबारा इस इतिहास का दोहराना
मैं समझता हूँ अपेक्षा के अनुसार ही होगा, उसके विपरीत नहीं होगा। लेकिन ये सब निर्भर करेगा कि क्या कांग्रेस लेड अलायंस जो है उसके पास आंकड़े हैं सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो सही में जो कोalition होती है या ऑपोजिशन फ्रंट या कोई भी रूलिंग फ्रंट होता है वो इलेक्शन के बाद बनता है। इलेक्शन से पहले उसको बनाना मुश्किल होता है। अटल जी के जमाने की बात देख लीजिए आप, कि आपको याद होगा कि कितना इंतजार करने के बाद जयललिता ने अटल जी को समर्थन दिया। उसी प्रकार से डीएमके जो है वो अटल जी के साथ बहुत सोच विचार करने के बाद ही आई। तो ये विरोधाभास तो हमारी राजनीति में हमेशा रहा है, तो इसको जरूरत से ज्यादा तूल देना मैं समझता हूँ उचित नहीं। तो क्या यहां पर भी विपक्षी एकता या विपक्षी कमजोरी की एक कहानी दिखाई दे रही है और वो घर के शादी ब्याह के माहौल की तरह ही है? सोचिएगा आप इस बारे में जरूर। आइए अब बढ़ते हैं पंजाब की ओर। आम आदमी पार्टी के शासन वाले इस दूसरे राज्य में भी चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। हाल में जो एक ताजा चुनौती सामने आई है वो है खालिस्तान की मांग फिर से तेज होने से जुड़ी हुई। 23 फरवरी को एक हिंसक घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये कहीं पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां बेखबर तो नहीं है। 23 फरवरी को खालिस्तान समर्थक और एक कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने के बाहर जो हिंसा की वो चिंता पैदा कर रही है। अमृतपाल सिंह के सैकड़ों समर्थक अपहरण के केस में गिरफ्तार अपने एक साथी लवप्रीत तूफान को रिहा कराने के लिए पुलिस से भिड़ गए। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक हिंसा पर उतारू भीड़ गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहिब को अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ी और पुलिस पर कायराना हमला किया। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान करते हुए बल प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर सिखों की भावनाएं आहत हो सकती थी और स्थिति और बिगड़ सकती थी। अब आप सोचिए, अगर इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाया जाएगा तो कल को कोई भी इस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रोक सकता है, किसी भी चीज को अंजाम दे सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। इस घटना के अगले दिन पुलिस की याचिका पर अजनाला कोर्ट ने लवप्रीत तूफान की रिहाई के आदेश जारी कर दिए और वो अमृतसर सेंट्रल से बाहर आ गए। इस घटना के बाद से सबका ध्यान अमृतपाल सिंह नाम के 29 साल के इस सिख नौजवान पर गया, जो सिख आतंकी जरनैल सिंह भिंद्रनवाले की तर्ज पर खुद को पेश कर रहा है। पिछले ही साल वो दुबई से लौटा है और खुद को उस संगठन वारिस पंजाब दे का अगुवा बता रहा है, जिसे अभिनेता कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने स्थापित किया। दीप सिद्धू की करीब साल भर पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपने किसान आंदोलन के दौरान वो उसमें भी चले गए थे और वहां बात कर रहे थे। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा कि जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो राज्य के वारिस नहीं हो सकते। लेकिन क्या इस बयान के अलावा भी पंजाब की सरकार इस मुद्दे पर सक्रिय हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अलग खालिस्तान की मांग को लेकर सरकार बेपरवाह है, या उनको यह लग रहा है कि अभी इसको दबा के रखो, कहीं हाथ से कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। हालांकि अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार को सफाई दी कि खालिस्तान का हमारा लक्ष्य बुरा नहीं है और यह एक विचारधारा है और इस विचारधारा को कभी मारा नहीं जा सकता। हम दिल्ली से इसकी मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार की एजेंसियां अब चौकन्नी हो गई हैं। सवाल लेकिन उनसे भी पूछे जाएंगे। साल भर से ये यहां पर है, ट्वीट कर रहा है, लगातार बोल रहा है। जरा जरा सी बात पे यहां ट्विटर लोगों के ब्लॉक हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। ये साल भर से ब्लॉक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं केंद्र सरकार? सवाल दोनों सरकारों से ये पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये साल भर से कैसे इतना सक्रिय हो गया और इतना इसका बल कैसे हो गया कि लवप्रीत तूफान को निकाल के आप सीधे चले गए हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, बंदूक लेकर के? क्या ये जो बुरा काला इतिहास है वो दोहराते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा?
क्या अभी भी हम उसको रोक सकते हैं, कुछ कार्रवाई कर सकते हैं इससे पहले कि मामला एकदम हाथ से निकल जाए, चपेट से ही बाहर निकल जाए और हम सब वापस उसी दौर में लौट जाएं, उस काले दौर में जिसका साक्षी पंजाब रह चुका है? यह सवाल केंद्र सरकार की एजेंसीज भी अपने आप से पूछें कि आपने ये क्यों होने दिया, अलर्ट क्यों नहीं किया? और यह सवाल राज्य सरकार भी पूछे कि आपका इंटेलिजेंस कहां था? आइए बात करते हैं सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर इसरार खान से। 80 के दशक में और ब्लू स्टार से पहले कुछ इस किस्म के हालात शुरू हुए थे और वो बढ़ते बढ़ते ये नौबत आ गई कि आर्मी को बुलाना पड़ा और वहां पे गंदगी साफ करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। अब ये इस वक्त कहना मुश्किल है कि ये स्वरूप जो है कैसे आगे बढ़ेगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि उस वक्त भिंद्रा वाले थे और अभी जैसे मैंने अखबार में पढ़ा है, अब जो कर रहे हैं, जो लीडर हैं, वो भिंद्रा वाले 2.0 हैं। तो मेरा फौजी के लिहाज से एक ही सुझाव है कि इसको अभी इसी वक्त अर्जेंसी से सुलझा लिया जाए ताकि इस दिशा में और कोई आगे ना बढ़ पाए वो लोग जो कि देशद्रोही हैं। उसके और इसके बीच में अभी बहुत बड़ा अंतर है। हम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को शुरू में ही अगर दबा दें तो जो एक जोश है, वो जो उनके इस कोशिश का जो एक जोश है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर हम दोषियों को अरेस्ट भी ना करें और कोई लीगल कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ ना करें तो उससे इस उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी के लीडर का जो 30 साल की उम्र का लड़का है, उसका मुकाबला 1984 के भिंद्रावाले से करना नामुनासिब है और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसको एक आम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझकर हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जरूरत पड़े तो दोषियों को हिरासत में लेना चाहिए। ये चीज़ हम आपको बता दें कि ब्रिगेडियर इसरार खान वो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सन 84 में हुआ था उसके पार्ट थे, उसका हिस्सा थे और आपने बहुत बारीकी से देखा है वो खौफनाक मंजर जो उस समय पंजाब जिससे गुजर चुका है। बहुत ही कष्ट से ये शांति पंजाब में आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शांति कोई आकर के भंग कर दे। सेंट्रल एजेंसी से ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। सेंट्रल एजेंसी से ये सवाल पूछा जाएगा कि लगातार हर चीज पर एक्शन लेने के लिए, और कुछ हद तक तो आपकी आलोचना भी होती है कि आप इतने छुई मुई हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज पर ट्वीट बैन, यूट्यूब बैन। यहां पर ये 1 साल से सक्रिय है। कहां है इंटेलिजेंस? और राज्य सरकार की अपनी इंटेलिजेंस क्या है? कहीं हाथ से तो नहीं निकल रहा है मामला? नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे मामले को बहुत पहले से लगातार वो निगरानी रखी हुई हैं, उनसे भी हमने बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना। देखो, उस दिन जो हुआ ना अजनाला में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह से अमृतपाल सिंह के समर्थक गए, जिस तरह से उन्होंने धावा बोला पुलिस स्टेशन पे, हथियार लेके गए और पुलिस को बिल्कुल ओवरपावर कर दिया और मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि जो उनके साथी जिनको कस्टडी में लिया गया था उसको हम छोड़ देंगे प्रेशर के अंदर। ये मुझे जो वो देखने को आया ना टीवी में, मुझे एकदम जैसे होता है ना उस समय की याद आ गई, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीजें उस तरह से स्टार्ट हुई थी पंजाब में। अमृतपाल सिंह
जैसे जर्नैल सिंह भिंडरावाला थे उसी तरह का नौजवान था, उसी तरह गुरबानी में का जो उच्चारण करते थे उसमें बहुत माहिर थे। और उनको संजय गांधी ने जैल सिंह को कह के आइडेंटिफाई कराया था कि किसी ऐसे शख्सियत को ढूंढे जो कि अकालियों को मात दे सके। और जैल सिंह जो बाद में होम मिनिस्टर बने और फिर प्रेसिडेंट बने, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जर्नैल सिंह भिंडरावाला को, और फिर वो एकदम टेक ऑफ करता ही चला गया और कांग्रेस उनका इस्तेमाल करना चाहती। संजय गांधी को लगता था अकालियों ने इमरजेंसी का खिलाफत की, इनको सबक सिखाना चाहिए। तो ये जो लड़ाई थी ना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की, अकाली वर्सेस कांग्रेस, सेंटर वर्सेस स्टेट, और जो कांग्रेस के अंदर लड़ाई थी जैल सिंह वर्सेस दरबारा सिंह जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, तो जो मिलिटेंसी थी उसका शुरुआत वहां से हुआ था। और आज भी जो दिख रहा है ना, आप वर्सेस बीजेपी, सेंटर वर्सेस स्टेट, ये बॉर्डर स्टेट में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की एक सीमा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जो कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके स्टेक्स बहुत हाई है। ये सिक्योरिटी के इश्यू से जुड़ा हुआ है, हमारी सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ है। तो मुझे घबराहट होती है ये देख के कि क्या हो रहा है आज पंजाब में। यह भी शुरुआत है, इसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया, और सेंटर और स्टेट ने दोनों ने मिलके जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो फिर इसके बहुत ही खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। और ये डर हर किसी को है, और डर इसी बात का है कि अगर कोई आ करके आपको ब्लैकमेल कर देगा, कोई आ करके गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बना लेगा, तो उसके बाद आप एक अपराधी को छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से तो कोई भी कुछ भी कर देगा। और जिस तरीके से बंदूक ले करके अंदर घुस रहे हैं गोल्डन टेम्पल में, तो अगर इस तरीके की चीजें होंगी फिर तो भगवान मालिक है। भगवान ना करे, हम लोग बहुत छोटे थे जब सन 84 की वो वारदात हुई थी। बहुत सारे लोगों ने अभी इस जनरेशन में जानते भी नहीं होंगे कि उस समय क्या हुआ। पंजाब अफोर्ड नहीं कर सकता इतिहास दोहराना। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का और बात करते हैं चुनावों की। उत्तर पूर्व के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। त्रिपुरा के लिए 16 फरवरी को वोट पड़े, जबकि मेघालय और नागालैंड के लिए आज वोट डाले गए। 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के एक साथ नतीजे आएंगे। इस बीच मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आ गई, उसी पर नजर रहती है। आइए फुल फ्रेम आपको दिखा दें, ये एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं। ये एग्जिट पोल आपको क्या बताते हैं। त्रिपुरा के 4 एग्जिट पोल कुल हुए हैं, जिसमें आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि 60 विधानसभा सीटों में जहां बहुमत 31 का है, ये सारे एग्जिट पोल मिला करके 32 बीजेपी को दे रहे हैं, मतलब एक एवरेज। लेफ्ट और कांग्रेस मिला करके 15। टिपरा मोथा जो कि एक ट्राइबल्स की पार्टी है, पहले उनके जो नेता हैं प्रद्युत देव बर्मन, वो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब अपनी पार्टी बना ली, वो 11 से 16 सीट यानी कि करीब 12 सीट पर वो आगे रहेंगे, लेकिन 32 सीटों से बहुमत बना लेगी भारतीय जनता पार्टी। ये तो हो गया त्रिपुरा। अब आइए बात करते हैं अगले राज्य की, मेघालय, और उसके साथ साथ नागालैंड। पहले मेघालय आपके सामने 60 सीटें, 31 का बहुमत यहां पर भी है, जिसमें सारे एग्जिट पोल मिला के बीजेपी 6 ही पा रही है, कांग्रेस भी 6 ही पा रही है, लेकिन एनपीपी जिसके मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार उनका समझौता हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो अभी 20 पर है एवरेज। टीएमसी की एक बढ़त दिखाई दे रही है, 11 पर है, और अन्य दल 17 पर। तो ऐसे में एनपीपी, कॉनरेड सांगमा की पार्टी, वो किसके साथ जाएगी? बीजेपी के साथ जाएगी तो आंकड़े कम पड़ेंगे अगर ये एग्जिट पोल सही है तो। टीएमसी के साथ जाती है तो ये तो एक बदलाव होगा, सरकार तो बना लेंगे। और क्या छोटे छोटे दल साथ आएंगे, जो अन्य में जो लोग हैं, ये रोचक होगा।
नागालैंड से तस्वीर लगभग एग्जिट पोल में एकदम साफ ही दिखाई दे रही है। अगला आपको दिखाते हैं। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की जो गठबंधन है वो 60 सीटों में से बहुमत 31 का है, लेकिन वो 42 तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस 1 पर, बाकी सब पार्टी जो है वो आप देख लीजिए, वो एकदम इनसिग्निफिकेंट हो जाता है जब एक दल और उसका गठबंधन 42 पर है, तो फिर उसके बाद बाकी क्या ही कर लेंगे। 31 का बहुमत का आंकड़ा। अब दिलचस्प ये होगा कि 2 मार्च को क्या नतीजे बिल्कुल इसी राह पर रहेंगे या कुछ सस्पेंस अभी बाकी। नॉर्थ ईस्ट के तो पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं ना, इस पूरे साल में 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होंगे और उसकी शुरुआत पूर्वोत्तर राज्यों से हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में इन दिनों रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स परीक्षा चल रही है। इसके लिए शिक्षकों का चुनाव होना है। 48,000 पदों के लिए 9 लाख परीक्षार्थी इम्तिहान में बैठ रहे हैं और 11 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चीटिंग इसी में होती है। चीटिंग के सरगना को पकड़ा गया, उसकी निशानदेही पर और चीजें पता चली हैं, बेंगलोर में पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार कह रही है इम्तिहान तो हम करवा के रहेंगे। शिक्षकों के करीब 48,000 पदों के लिए 9 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं और इसको लेकर राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि 2021 और 2022 में इसके पेपर लीक हो चुके हैं। जाहिर है नकल गिरोहों के लिए ये अच्छा धंधा बन चुका है। हाल ही में जोधपुर में एक फर्जी पेपर का सौदा 40 लाख रुपए में हुआ। 30 परीक्षार्थियों को एक मैरिज गार्डन में ले जाकर पेपर सिखाया जा रहा था। ये पेपर व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था, लेकिन पुलिस ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि इसमें से एक भी सवाल सही नहीं है, यानी ये पेपर फर्जी था। इस प्रकरण में अब तक 37 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिला वेस्ट की को एक सूचना मिली थी जिसमें बताया गया था कि एक पेपर गिरोह सक्रिय है। इसमें डीसीपी वेस्ट सर के निर्देशन में देवीचंद ढाका के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जो कि उसके ऊपर उसको फॉलो कर रही थी। तो आज वो डेवलप करके सुबह उन्हें पता चला कि उदयवाड़ी है अपने बनाड़ थाना बनाड़ क्षेत्र में मैरिज हॉल, उसमें सभी लोग एकत्रित हैं, कैंडिडेट्स और जो पेपर पढ़ाने वाले। इस सूचना पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, जिला पश्चिम की व जिला पूर्व की थाना बनाड़ की टीम ने इकट्ठे दबिश दी और उस दबिश में वहां पर 3 कमरों में अलग अलग जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे, लगभग 30 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनको अलग अलग एक व्हाट्सएप से उनको क्वेश्चन पेपर्स प्रश्न बताए जा रहे थे, वह उत्तर उनको रटाए जा रहे थे। तो इस कार्रवाई में उनको तुरंत हमने डिटेन किया। इसमें हमें ये पता चला है कि जो पढ़ाने वाले थे पेपर वहां पर, उनके द्वारा 40 लाख में किसी एक थर्ड पर्सन से पेपर खरीदने का सौदा हुआ था, जो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको पेपर मिला। इस मामले के एक अहम आरोपी भूपेंद्र सारण को सोमवार को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। सारण पे 2021 और 2022 में पेपर लीक कराने का आरोप है। पिछले साल दिसंबर में उदयपुर में एक बस में अभ्यर्थी पकड़े गए थे जो रीट एग्जाम का जनरल नॉलेज का पेपर एग्जाम के पहले ही हल कर रहे थे। राजस्थान पुलिस की अलग अलग टीमें इन नकल गिरोह के पीछे लगी हुई हैं और अब रीट एग्जाम में 2 दिन और बाकी हैं। जाहिर है सरकार और पुलिस एग्जाम खत्म होने पे ही राहत की सांस लेगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।